तो कल हमने इसमें जो है हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस किस किस तरह की होती हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। इसी कड़ी में जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ रहे हैं कि और कौन कौन से पार्ट होते हैं हाइपोथेसिस के अंदर। इसमें से एक आता है इसमें डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस, घोषणात्मक परिकल्पना। जब आप डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो उसमें क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इट इज अ क्लियर पॉजिटिव स्टेटमेंट रिजल्ट्स दैट प्रेडिक्ट अ पॉसिबल रिलेशनशिप और आउटकम बिटवीन द टू वेरिएबल्स और मोर। तो यहां पर जो ये हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है, जो दो चर होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में स्पष्ट रूप से क्या संबंध है और उनका आउटकम क्या है, यानी उनका किस तरह का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ऐसे दो चरों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हमें डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस का उपयोग करना होता है। तो यहां पर जो है ये जो डिक्लेरेटिव या घोषणात्मक हाइपोथेसिस है, जब आप इसकी बात करेंगे कि इसमें की फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक तो इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, यानी जो आउटकम निकल के आया है वो स्पष्ट होता है, यानी उसमें क्लैरिटी होती है, पॉजिटिविटी होती है और चीजें उसमें हम फिर से इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। इट इज मीन टेस्टेबल हाइपोथेसिस है ये, यानी जब हमने एक बार उन दोनों के बीच में, चरों के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लिया है और आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक दूसरे का क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज पर जो है प्रभाव डालती है, हम ये कहें कि अगर जो है रेगुलर हार्ड वर्क या रेगुलर हार्ड ढंग से जो है या मेहनत से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट सकारात्मक आता है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ये भी डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस है कि दोज हु आर स्पेंडिंग या दोज हु आर यूटिलाइजिंग देयर मैक्सिमम आवर्स फॉर रिसर्च, for study, for notes, for PYQs, for revisions, for regular tests, they can produce results and they can get a better score। तो यहां पर ये सीधा सीधा स्पष्ट है कि ये करने से ऐसा होना है। या फिर जैसे हम कहें कि अगर आदमी रोज एक्सरसाइज करता है तो उसका वेट लॉस होगा, और ये होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा। शुगर जिसको बीमारी है वो ये कहें कि अगर वो रेगुलर वर्क करता है तो लेवल ऑफ शुगर उसका क्या रहेगा, कम रहेगा या रिड्यूस होना चाहिए। तो यहां पर एक डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस है। अगर हम इन दो चीजों के बीच में अगर हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, दीज आर द टू वेरिएबल्स, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो हम इसको किस हाइपोथेसिस के अंदर कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस के अंदर लेंगे। तो यहां पर जो है एक तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, इसमें टेस्टेबल यानी परीक्षण कर सकते हैं हम इस चीज का, और क्लियर डायरेक्शन होता है कि इससे ये होना है, इससे ये होना है। अभी आप जैसे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे तो इसमें ये होता है। तो हम इसमें उदाहरण दे रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूस्ड मेंटल स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स, ये भी इसी का उदाहरण है कि अगर विद्यार्थी लगातार फिजिकल या शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो मानसिक तनाव होता है वो क्या होता है, कम। यहां पर मानसिक तनाव और एक्सरसाइज, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्लियर है, पॉजिटिव है कि ये करने से ये होना है। और तब हम जिस रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर इसे देखेंगे उसका नाम होगा डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस। समझ में आ गया? तो ये एक और होता है डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस। इसके अलावा जो है
इसी में कुछ और भी हैं, जैसे एक होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक परिकल्पना। अब जब ये आप देख रहे हैं, इसमें नाम से लग रहा है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, तो जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, या यहाँ चरों के बीच में क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट नॉट ओनली प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप between two variables but also clearly states whether the result will be positive or negative, in which direction the effect will go। अब पीछे वाले जो अभी आपने डायरेक्शनल रिलेशनशिप सुना था, उसमें हमने जो है डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस में हमने कहा कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, क्या इफेक्ट आ रहा है वो क्लियर होता है, दैट्स ऑल। बट जब हम डायरेक्शनल वाले में आ रहे हैं, दिशात्मक परिकल्पना के अंदर आ रहे हैं, तो यहां पर जो दो चर होते हैं, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे वेट लॉस एंड एक्सरसाइज, या फिर हम बात कर रहे थे जो है एक्सरसाइज एंड मेंटल स्ट्रेस, ये दो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं। यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में जो दो चर होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है वो स्पष्ट होता है, साथ में जो है किस दिशा की तरफ वो आगे बढ़ रहा है ये भी जिसके अंदर आ जाता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो यहां पर जो है न सिर्फ जो है रिलेशनशिप को दिखाएगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये कह रहे हैं कि किस दिशा में उसका प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्शन भी इसके अंदर पता चलेगा। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज, इस तरह की जो हाइपोथेसिस है हमारी, उसके अगर हम की फीचर पे जाएंगे, क्या होता है डिटरमाइनिंग डायरेक्शन, यानी इसमें दिशा का निर्धारण किया जा सकता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर। तो एक तो जो यहाँ पे दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, दूसरा इसमें बेस ऑन प्रायर नॉलेज, यानी ये जो हमारा शोध है कार्य है ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान यानी पहले से जो चीजें हमारे पास पता है उसके आधार पर हम ये चीजें निकाल देते हैं। और वन टेल्ड टेस्ट भी बोलते हैं हम, यानी एक तरफा परीक्षण है। एक तरफा क्योंकि डायरेक्शन एक है ना, जब डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल आएगा तो उसमें एक तरफा नहीं होगा, उसमें दो तरफा हो सकता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। यहां पर जो है वन टेल्ड टेस्ट बोलते हैं इसे, एक तरफा परीक्षण जब जो है तो स्पष्ट हो जाता है। अगर आप इसके उदाहरण में जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन 3 आवर्स अ डे विल स्कोर हाई ऑन द एग्जाम्स देन स्टूडेंट्स हु स्टडी लेस। तो यहाँ पर ये दिशात्मक दिखा रहा है, क्या कह रहा है कि अगर कुछ विद्यार्थी रोज 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो इन विद्यार्थियों का जो स्कोर होगा परीक्षा में वो उनकी तुलना में ज्यादा होगा जो सिर्फ 3 घंटे से नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 2 घंटे हो सकता है 1 घंटे हो सकता है। तो यानी इसमें दिशात्मक डायरेक्शन भी पता लग रहा है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और अगर हम जो है लेस देन 3 आवर्स वाले पे जाएंगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो बच्चे 3 घंटे तक की पढ़ाई रोज नहीं कर रहे हैं, परीक्षा में उनके परिणाम सकारात्मक नहीं आ सकते हैं। ये भी दिशा है, नेगेटिव है बट दिशा है, स्पष्ट है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में संबंध स्पष्ट होता है, साथ में दिशा यानी किस तरफ रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ऐसे भी स्पष्टता जिसके अंदर होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या दिशात्मक परिकल्पना। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहां से, डाउट? तो इस तरह के हम कई तरह के उदाहरण इसके अंदर ले सकते हैं और क्लेरिफाई कर सकते हैं कि डायरेक्शनल हाइपो। अब एग्जाम में क्या होना है आपके, एग्जाम में वो ऐसे ही दे देगा, दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मोर देन 3 आवर्स इन अ डे दे स्कोर बेटर मार्क्स इन एग्जाम्स कंपेरिजन टू दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग लेस देन 3 आवर्स। ऐसी हम कोई और चीज बोल सकते हैं, दोज हु आर practicing more than 5 hours in a day they are better sports person comparison to those who are not practicing up to 5 hours। तो ये किसी भी चीज में अप्लाई हो सकता है।
यहां पर जब आप डायरेक्शनल का बात होगा कि मतलब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट की बात भी इसमें स्पष्ट होती है, वही इसमें डायरेक्शनल है। तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया। इसी तरह से इसके अंदर जो है दूसरा हिस्सा है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल यानी गैर दिशात्मक। तो ये जो है डायरेक्शनल से क्या होगा, थोड़ा अलग। इसका मतलब ये वन टेल्ड टेस्ट नहीं है, ये टू टेल्ड टेस्ट हो जाएगा, यानी दो तरफा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, दिशा स्पष्ट नहीं है, यानी रिजल्ट स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इट इज अ रिसर्च हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स अ रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स बट डज नॉट स्पेसिफाई वेदर द इफेक्ट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इन विच डायरेक्शन। तो यहां पर रिलेशनशिप दोनों चरों के बीच में तो स्पष्ट होगा, दो जो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप स्पष्ट होगा, जैसे डायरेक्शनल में था ऐसा ही। परंतु ये पता नहीं होगा कि रिजल्ट किस दिशा में जाएगा। जब रिजल्ट का पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं चलेगा तो ऐसी अवस्था में हम ऐसी हाइपोथेसिस को कहेंगे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या गैर दिशात्मक परिकल्पना। उदाहरण के रूप में हम जैसे कह रहे हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेली एक्सरसाइज एंड वेट। अब हमने इसमें क्या नहीं बताया, रिजल्ट नहीं बताया। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेली एक्सरसाइज एंड वेट, यानी हमारे भार में और रोज शारीरिक एक्सरसाइज करने पर के बीच में संबंध है। बट क्या संबंध है, बढ़ेगा या घटेगा, ये नहीं बताया हमने। दोनों चीजें हो सकती हैं एक्सरसाइज, यानी जो पतले होते हैं, दुबले होते हैं, उन्हें मोटा होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज। और जो मोटे होते हैं उनको पतले होने के लिए क्या करनी पड़ती है, एक्सरसाइज। दोनों की एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। अब रिजल्ट किसका किस तरफ के लिए बोल रहा है ये पता नहीं लगता है इसके अंदर, बट रिलेशनशिप दोनों के बीच में स्पष्ट होता है। तो जब हम इसके की फीचर्स देखेंगे तो यहां पे क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी किस दिशा में जाएगा, वेट बढ़ेगा या घटेगा, ये स्पष्ट नहीं है, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। दूसरा क्या है, टू टेल्ड टेस्ट, यानी दो तरफा परीक्षण है, इसमें इधर भी हो सकता है, यानी बढ़ भी सकता है वेट और घट भी सकता है, ये तो टू टेल टेस्ट है। और व्हेन टू यूज, कब इसका जो है हमें प्रयोग करना है, किस कहां पर करना है, ये पता ही नहीं लग रहा है। तो ये इसके जो की फीचर, तो हमारे पास क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि जो है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, या फिर यह भी पूछ सकता है कि व्हाट हैपेंस इन अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, या फिर यह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या पूछेगा। ये तमाम हमारे हाइपोथेसिस हैं जो आपने नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नो डिफरेंस हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस, नॉन डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये सारे परिकल्पनाओं के स्वरूप हैं कि शोध कार्य में, रिसर्च कार्य में किस किस तरह से किया जाता है। ये समझ में आ गया। परीक्षा में ज्यादातर क्या होने हैं, स्टेटमेंट्स होने हैं, और उसके अंदर से उसने पूछा ना है ये कौन सी तरह की हाइपोथेसिस है। तो कुल मिला के अब हम इसको समझेंगे कैसे, हमारा इसको समझने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमारा अप्रोच ये होना है कि हम पास्ट 10 ईयर्स के, 5 ईयर्स के क्वेश्चन उठा लेंगे यहां से, और उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है हम इसमें से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। प्लस हम उसमें से कुछ गेस क्वेश्चन प्लान कर लेंगे कि दिसंबर वाले में या अगले जून वाले में क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं इस वाले हिस्से से। तो ये सारी चीजें आपको समझने वाली हैं, आपको समझना है, एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर किसी भी तरह के उदाहरण के ऊपर हमें उसे अप्लाई करना आना चाहिए। यानी कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन से उसने जो है उदाहरण बनाए, ये हमें नहीं पता है। तो परीक्षा में आप क्या करेंगे, उसे समझेंगे पहले एग्जाम्पल को, फिर आप अप्लाई करेंगे कि नॉन डायरेक्शनल है कि डायरेक्शनल है कि डिक्लेरेटिव है कि नल है कि ऑल्टरनेटिव है कि नो डिफरेंस है, क्या है, ये आप वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे। समझ में आ गया। तो ये जो है हमारा ये पार्ट हो जाएगा। यहां से कुछ पूछना है तो बोलिए।